स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुँचे हैं भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेश, भारत के दक्षिणतम राज्य पश्चिमी घाट पर अवस्थित मालाबार तट पर। अब आप जान चुके होंगे हम केरल राज्य में हैं और केरल राज्य का जो तटीय मैदान क्षेत्र है, तट से जुड़ा हुआ, अरब सागर से जुड़ा हुआ तटीय क्षेत्र है, इसको मालाबार तट कहा जाता है। तो अभी आप विस्तृत मालाबार तट को देखेंगे। आज इस अंक में हम यहाँ से भारत के तटीय राज्यों के बारे में, भारत की तट रेखा के बारे में और साथ ही भारत का समुद्री विस्तार के बारे में समग्रता से पढ़ेंगे। भारत के सभी तटों के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये अंक आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पर आप सभी मेरे सामने देख रहे हैं एक विशाल विस्तृत अरब सागर क्षेत्र। ये हिंद महासागर का हिस्सा है और यहीं से कुछ दूर लक्षद्वीप समूह है जो कि प्रवाल द्वीप है और ये लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो अरब सागर का ही एक हिस्सा है लक्षद्वीप और अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। कन्याकुमारी में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों का मिलन बिंदु है। तो मालाबार तट और अरब सागर के मिलन बिंदु पे खड़े हैं हम और यहाँ से आप समग्रता से डिटेल में तटीय मैदानों के बारे में जान पाएंगे। तो भारत में 3 प्रकार के मैदान हैं। उत्तर भारत के मैदान जिनको गंगा यमुना का दोआबी मैदान कहा जाता है, विस्तृत गंगा नदी के द्वारा और उसकी वितरिकाओं के द्वारा, सहायक नदियों के द्वारा उस मैदान का निर्माण किया जाता है। इसके बाद भारत के तटीय मैदान, ये आप देख रहे हैं पूरा तटीय मैदान है। उत्तर भारत के मैदान में सिंधु नदी का भी बहुत बड़ा योगदान है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सतलज नदी, ये सब निर्माण करती हैं। और उधर ब्रह्मपुत्र नदी, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण किया जाता है। इसके बाद ये प्रायद्वीपीय भारत जो है आपका दक्कन का पठारी क्षेत्र है, पठार है पूरी तरीके से और दक्कन शील्ड के तौर पे है। लावा का कई जगहों पर विभेदन, जो ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं उससे भी निर्मित है। लेकिन ये तटीय मैदान है, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिम में अवस्थित है। पूर्वी घाट में भी पूर्वी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। तो भारत के तटों का विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नाम जाना जाता है। तो आज हम काठियावाड़ तट से लेकर मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्कल तट और इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं तट रेखा की भी बात करूंगा, राज्यों का तटों के आधार पर क्या क्रम है इसके बारे में भी बात करेंगे। भारत की समुद्री टोटल तट रेखा के बारे में बात करेंगे, स्थलीय रेखा की बात करेंगे। तो विभिन्न विषयों के बारे में समग्रता से समझने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ इस अनुपम नज़ारे को देखिए। लगातार अरब सागर का उत्साह, अरब सागर की जो ऊर्जा है वो भारत भूमि का लगातार अभिनंदन कर रही है। आप साथ ही देखिए केरल में जो तट है वो कटा फटा तट है। यहाँ पे बहुत सारी जो समुद्र का पानी है वो स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इस कारण से यहाँ पे लैगून झीलों का निर्माण हुआ है। यहाँ पे झीलें दिखाई देती हैं। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं इसी से कुछ दूर वेम्बनाड झील है, लेकिन बहुत छोटा सा आप यहाँ पे दृश्य देख पाएंगे कि समुद्र किस तरीके से स्थल में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके यहाँ पे लैगून झीलों का निर्माण किया जाता है जिनको हम कयाल्स भी कहते हैं। तो आज इसके बारे में भी मैं वो अलग वीडियो आएगा आप सभी का जिसमें हम वेम्बनाड झील से बहुत समग्रता से उसमें भी डिटेल से पढ़ेंगे भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत। तो चलिए अब मैं आप सभी को भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में समग्रता से आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हम व्यवहारिक धरातल पर जाकर आप सभी को संपूर्ण विषय वस्तु को, आपके पाठ्यक्रम को समग्रता से पढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं। पिछले कई वर्षों से ये क्रम लगातार निरंतर है और इस कार्यक्रम के तहत हम आपको पूरा भारत दिखाएंगे। पूरे पाठ्यक्रम को हम समेट कर रख देंगे, पूरे विषय वस्तु को हम आपको व्यवहारिक धरातल पर जाकर पढ़ाएंगे। तो भारत के भूगोल से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु के बारे में आप सभी यहाँ से पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे और निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीख पाएंगे। निश्चित तौर पर आप सब किताबों में जो चीज़ें पढ़ते हैं उनको जब व्यवहारिक धरातल पर पढ़ेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो भारत दर्शन के सभी अंकों को आप सभी ज़रूर देखिए। आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर सभी कार्यक्रम क्रम से हैं और आप सभी उनको सभी तक साझा करिए, सभी तक पहुँचाइए और सभी लोगों को इस बृहद श्रृंखला से और इस बृहद ज्ञान की कड़ी से जोड़ने का प्रयास करिए। तो चलिए आप सभी मेरे साथ अरब सागर को देखिएगा। इस भव्य नज़ारे के साथ साथ मैं आपको चीज़ें बताता भी जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा, दिखाता भी जाऊंगा।
तो आप जैसे जानते हैं भारत एक विशाल देश है और यहाँ पे उत्तर भारत में जितने भी प्रदेश हैं वो लगभग स्थलीय प्रदेश हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी प्रदेश हैं उनमें से कुछ को छोड़ दें तो ज़्यादातर स्टेट आपके तटीय सीमा से लगे हुए हैं, तट से सीमा साझा करते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर के द्वारा प्रायद्वीपीय तीन तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ है, इसी कारण भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप चारों तरफ जल से घिरा होता है, प्रायद्वीप तीन तरफ जल से घिरा होता है। तो भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, एक तरफ अरब सागर है, सबसे दक्षिण में हिंद महासागर है कन्याकुमारी वाले क्षेत्र में, और जो भारत के पूरब में है वो बंगाल की खाड़ी है। तो बे ऑफ बंगाल और अरब सागर और हिंद महासागर, इसने तीन तरफ से भारत को घेर करके भारत की प्रायद्वीपीय आकृति का निर्माण किया है। तो अरब सागर आपके सामने है। और अब मैं आपको सबसे कुछ फैक्चुअल चीज़ें बताता हूँ। देखिए, यदि हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा टोटल जो है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और भारत की हम तटीय सीमा की बात करें द्वीपों के साथ, मुख्य भूमि की तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की, मेन लैंड की, है ना। लेकिन साथ साथ भारत में समुद्री क्षेत्र में द्वीप भी बिखरे हुए हैं, जिसमें लक्षद्वीप समूह आप सभी के हैं। लक्षद्वीप समूह के साथ आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं और अन्य छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप समूह हैं, चाहे दमन द्वीप हो या अन्य छोटे छोटे जितने भी द्वीप समूह हैं। इन सब की तट सीमा को भी देखें तो भारत की टोटल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। फिर से एक बार बताता हूँ, तथ्यात्मक चीज़ है, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा। टोटल 15,200 स्थलीय सीमा है, 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की सीमा है और 7,516.6 किलोमीटर टोटल आपकी सीमा है। किसकी? द्वीपों सहित, जो द्वीप है और स्थलीय सीमा दोनों को मिला दे तो कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये टोटल भारत की तट सीमा है। आपके सामने अरब सागर है, आप एक बार अरब सागर को देखिए और साथ ही साथ मैं आपको एक बार भारत के बारे में बताता चला जाऊंगा। तो एक तथ्य आपने यहाँ पर समझा, जानने का प्रयास किया। अब देखिए, भारत की हम तटीय सीमा के बारे में एक बार विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। भारत में हर राज्य में अलग अलग तट हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये मालाबार तट है, ये मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तृत है, यानी केरल राज्य के तट को हम मालाबार तट कहते हैं। इससे ऊपर जाएंगे, गुजरात आपका भारत का तटीय राज्य है। गुजरात के बारे में आप जानते हैं, भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात से मिलती है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। अभी मैं आपको सारे के सारे भारत के 9 राज्यों के बारे में बात करूंगा जो समुद्र तट से लगते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं, तट सीमा पर अवस्थित है। तो इनके बारे में हम लोग समग्रता से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट आपका कच्छ वाले क्षेत्र से प्रारंभ होता है, रन ऑफ कच्छ से चालू होता है और ये आपका दमन तक है। आपका दमन द्वीप जो खंबात की खाड़ी में अवस्थित है, दमन द्वीप, वहाँ तक आपका जो है काठियावाड़ तट है। काठियावाड़ तट के बाद आपका चालू होता है कोंकण तट। ये दमन से लेकर गोवा तक का तट है, इसको कोंकण तट कहते हैं। तो पहला काठियावाड़ तट, फिर कोंकण तट। इसके बाद आपका कन्नड़ तट है। कन्नड़ तट आपका गोवा से लेकर मंगलुरु तक है। कहाँ तक है? गोवा से लेकर मंगलुरु तक कन्नड़ तट, और मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक आपका मालाबार तट है। हम मालाबार तट पे ही खड़े हैं आपके। इसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कोरोमंडल तट, कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक है। पुलिकट झील भी एक लैगून झील है और यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो कि इसरो का लॉन्चिंग पैड है। तो पुलिकट झील आपकी ये आंध्रा और तमिलनाडु बॉर्डर पर है। तो कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक आपका कोरोमंडल तट है। इसके बाद आपका उत्तरी सरकार तट है। उत्तरी सरकार तट पुलिकट तट से लेकर महानदी डेल्टा तक है। आपका महानदी आपकी उड़ीसा में बहती है, तो उड़ीसा बॉर्डर तक है आपका पूरा का पूरा। तो आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और महानदी से लेकर के गंगा के मैदानी डेल्टा तक, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सुंदरबन का डेल्टा, वहाँ तक अवस्थित है आपका। उस पूरे तट को उत्कल तट
कहते हैं, उत्कल तट। हमारा जो राष्ट्रगान है उसमें इन सब के नाम आते हैं। उत्कल भी आप जानते हैं ना, तो जो उड़ीसा का तट है और पश्चिम बंगाल के गंगा डेल्टाई क्षेत्र है, इसको जो है आपको, इसके बाद डेल्टाई क्षेत्र आ जाता है, पूरा सुंदरबन का डेल्टा जो बांग्लादेश तक विस्तृत है। तो ये भारत के सभी तट हैं, अलग अलग नाम है। काठियावाड़ तट गुजरात में, कोंकण तट गोवा में, इसके बाद कन्नड़ तट का कर्नाटक में, मालाबार तट केरल में, कोरोमंडल तट तमिलनाडु का तट जो कोरोमंडल तट है, सबसे बड़ा तट है ये आपका। कोरोमंडल तट के बाद फिर आपका उसके ऊपर जाएंगे तो उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश में, फिर उत्कल तट और फिर डेल्टाई क्षेत्र। तो ये भारत के प्रमुख तटीय क्षेत्र हैं, इनसे बहुत बार प्रश्न आता है, आप ध्यान रखिएगा। जो मालाबार तट है आपका, ये तटीय प्रदेश है, यहाँ पर रबड़ की खेती बहुत होती है, मसालों की खेती बहुत होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहीं से प्रवेश करता है, मालाबार तट से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो कि 1 जून को आता है, सबसे पहले केरल में आता है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक परमानेंट, यानी कि यहाँ पर व्यापारिक पवनें बहती हैं। अभी आप देख रहे हैं जो हवाएं बह रही हैं, ये अपतटीय हैं, समुद्र की ओर बह रही हैं। वैसे यहाँ पर लोकल विंड्स भी बहती हैं, लेकिन जो यहाँ पर इस जो परमानेंट विंड है, जो आपकी व्यापारिक पवनें हैं, जो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में बहती हैं, तो वो आपकी यहाँ पर लगातार अपतटीय हैं, समुद्र की ओर वो पवनें लगातार बहती रहती हैं। और जब मानसून आता है तो मानसून काल में इनका ऋतु चक्र परिवर्तित हो जाता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको मानसून कहते हैं, क्योंकि ऋतु के साथ साथ ही पवनों की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बैक वाटर दिखाऊंगा, कैसे समुद्र स्थल में प्रवेश करता है। ये हिलोरे आप देख रहे होंगे, और जब ये स्थल में प्रवेश करता है, प्रवेश करके काफ़ी बड़ा हिस्सा इसका जल में हो जाता है। तो यहाँ पे तो छोटा सा एक डेमो ही देखेंगे आप, लेकिन बहुत बड़े विस्तार में, लगभग 60-70 किलोमीटर के विस्तार में यहाँ पे बिम्बनाद लेक है, जो कि कोट्टम जिला या अलपुझा जिला या फिर आपका जो यहाँ के लोकल कई ज़िलों से वो बॉर्डर सीमा साझा करता है, उसके बारे में भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो अभी आप थोड़ा सा एक बार हम नज़दीक चलते हैं समुद्र के, और वहाँ से आप एक बार बैक वाटर देखिएगा, और आगे मैं आपको कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट यहाँ पर बताता चला जाऊँगा, आप लोग इनको समझते चले जाइएगा। तो केरल तटीय क्षेत्रों में ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पर नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। आसपास क्षेत्रों में जाएंगे तो रबड़ के प्लांट बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ ये मसाला प्रदेश है, भारत में सबसे ज़्यादा मसाला केरल में ही होता है। तो यहाँ पे कार्डमम हिल्स भी हैं, कार्डमम हिल्स भी हम आपको अन्य भारत दर्शन के वीडियोस में दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, यहीं पर समुद्र जो है स्थल क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, बैक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन केरल का जो तट है वो कटापटा तट है। यहाँ पे कई सारी झीलें हैं, अष्टामुड़ी झील है, भारत की सबसे लंबी झील बेम्बनाद भी यहाँ पर अवस्थित है। तो समुद्र का उत्साह या समुद्र की ऊर्जा, जो टाइडल एनर्जी की बात करते हैं, ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं, तो जब टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स आते हैं, तो पानी जो है समंदर का स्थलीय क्षेत्रों में भी प्रवेश कर जाता है। चलिए यदि भारत के तटों की बात करें तो गुजरात का तट सबसे लंबा तट है, 1214 किलोमीटर का लंबा तट है, और भारत में सबसे लंबी तटीय क्षेत्र वाला राज्य गुजरात ही है आपका। ठीक है, अब आप सभी यहाँ से समग्रता से अरब सागर को देखिए, इसका जो है अवलोकन करिए, इसकी ऊर्जा को महसूस करिए। मैं आपको विभिन्न विषयों के बारे में समग्रता से साथ साथ बताता जाऊँगा। आप सभी मेरे साथ अरब सागर और मालाबार तट को देखिए, इसका विस्तार देखिए, विस्तृत क्षेत्र तक विस्तृत है ये। तो गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है, और ये 1214 किलोमीटर यानी 1214 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह भी हैं, अलांग हो गया, ओखा हो गया, पीपाबाव हो गया, पोरबंदर है, कांडला है, तुंडा है, बिलीमोरा है, मांडवी, मुद्रा, ये सारे गुजरात के तटीय क्षेत्र में स्थित बंदरगाह हैं। बहुत सारे बंदरगाह हैं गुजरात में। कांडला सबसे बड़ा बंदरगाह, विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह गुजरात का है। आप नीचे देख रहे हैं समुद्र जो है लगातार जो है मालाबार तट से छू रहा है। इसके बाद जो है कांडला के बाद यहाँ पर अनेक विदेशी जो है लोग स्थल और जलीय क्षेत्र से भारत में प्रवेश करते रहे हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा तट आपका आंध्र प्रदेश का तट है, 973 किलोमीटर लंबा तट है। तो 1214 किलोमीटर गुजरात सबसे लंबा, और इसके बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर दूसरा सबसे तटीय राज्य है। ठीक है, और यहाँ पे 9 ज़िले हैं जो कि इसमें तटीय क्षेत्र में शामिल हैं आपके।
इसमें रॉयल सीमा हो गया। तेलंगाना आपका लैंडलॉक हो गया, पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा होता था, 2014 में नया राज्य बन गया आपका, ठीक है। तो दूसरा सबसे लंबा तटीय क्षेत्र है और लगभग समुद्र तट का 12% क्षेत्र यहाँ पर है आपका अवस्थित है। इसके बाद तीसरा आपका जो सबसे लंबा है वो तमिलनाडु का तट है। तो तमिलनाडु का तट 906 किलोमीटर लंबा है आपका, और ये आपका बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के कोरोमंडल तट इसको कहते हैं आपका। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं हम लोग, और गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। तो तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु का तट आता है 906 किलोमीटर का। इसके बाद चौथे नंबर पे जो आपका है महाराष्ट्र का तट है, 662.6 किलोमीटर लंबा तट है। ये आप देख रहे हैं रेतीला आपको तटीय क्षेत्र जो कि समुद्र ने स्वयं बनाया है। ये प्राकृतिक तट है आपका, एक बीच है, पुलिन इसे बोलते हैं हम, माफ़ करेगा। तो ये आपका समुद्र के द्वारा बनाया जाता है, पूरा का पूरा समुद्र ने खुद ही बनाया इसको। तो यहाँ पे ये आपका चौथे नंबर पे महाराष्ट्र का तट आता है, 652 किलोमीटर का तट है आपका। इसके बाद आपका 5वें नंबर पे जो तट आता है वो केरल का तट है, जिस पे हम खड़े हैं। 569 किलोमीटर लंबा तट है आपका, 569 किलोमीटर लंबा तट है केरल का तट। इसके बाद 6वें नंबर पे जो आपका तट आता है वो है आपका उड़ीसा का तट, 484 किलोमीटर लंबा तट है आपका, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा के बाद जो 7वें नंबर पे तट आता है वो है कर्नाटक का तट, 300 किलोमीटर लंबा है। और 8वें नंबर पे जो आपका तट आता है वो पश्चिम बंगाल का 210 किलोमीटर लंबा तट है। इसके बाद जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश है, 9वें नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल का तट आता है, ठीक है। 9वें नंबर पे पश्चिम बंगाल का तट आपका आता है। तो इस तरीके से भारत का लगभग माफ़ करिएगा 9वें नंबर पे गोवा का तट आता है। 9वें नंबर पे 101 किलोमीटर गोवा का तट है। तो पहले नंबर पे आपका गुजरात है, दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है, 5वें नंबर पे केरल है, 6वें नंबर पे उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद आपका 7वें नंबर पे कर्नाटक है, 8वें नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है और 9वें नंबर पे गोवा का तट है। सबसे छोटा तट गोवा का तट है, 101 किलोमीटर तट है आपका। तो ये भारत के तटीय राज्य हैं। अब देखिए, आप देखेंगे तो जो भारत का विस्तार है, आप देखिए जो भारत भूमि का विस्तार है वो सिर्फ इस लैंड तक नहीं है, इस धरती तक नहीं है, यहाँ से काफ़ी दूर तक अवस्थित है। लगभग 200 नॉटिकल मील तक भारत अवस्थित है। हमारी भारत भूमि इस समुद्री क्षेत्र पर भी भारत का विस्तार होता है। इसको लेकर यूनाइटेड नेशन का एक कानून है, अनक्लॉज है, जिसके माध्यम से समुद्री सीमाओं का निर्धारण किया गया है ताकि किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। तो देखिए जो समुद्र तटीय सीमा होती है कटी फटी होती है। आप देखेंगे गुजरात से लेकर के, यदि आप पूरे गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, या फिर कर्नाटक है, इधर केरल है, फिर इधर तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश का तट है, उड़ीसा का तट है, पश्चिम बंगाल का तट है। तो भारत के जितने भी या किसी भी देश के तट को देखेंगे तो वो तटीय सीमा सीधी नहीं होती बल्कि कटी फटी सीमा होती है। सबसे पहले कटी फटी सीमा को एक साथ मिला देते हैं। जब एक साथ हम कटी फटी सीमा को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं आधार रेखा। आधार रेखा से ही समुद्र तट का निर्धारण किया जाता है कि किसी देश का समुद्री तट पर कितना अधिकार होगा, कितना राइट होगा। तो भारत में समुद्री तट के विस्तार को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले आधार रेखा खींची जाती है। आधार रेखा कटे फटे तट को मिलाती है, सीधा मिलाती है, और उसके अंदर जो जल होता है, जो वाटर बॉडी होती है आधार रेखा के, उसको आंतरिक जल बोला जाता है, इनर वाटर बोला जाता है। तो सबसे पहले आधार रेखा मिलाई जाती है जिससे तट क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। पूरे तटों को एक साथ मिला दिया जाता है जिससे क्या होता है, आधार रेखा का निर्माण होता है। अब आधार रेखा से 12 किलोमीटर जब हम तक जाते हैं, 12 किलोमीटर नॉटिकल 12 नॉटिकल मील तक जब हम जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं भारत की प्रादेशिक सीमा। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है यहाँ से 12 नॉटिकल मील दूर तक अवस्थित होती है, तो इसको प्रादेशिक जल कहा जाता है। कितना होता है, 12 नॉटिकल मील। देखिए एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होते हैं। कितना होता है, एक नॉटिकल मील में 1.85 नॉटिकल किलोमीटर होते हैं। एक नॉटिकल मील इक्वल टू 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक भारत की प्रादेशिक
जल सीमा होती है, समुद्री सीमा होती है, जिसको टेरिटोरियल सी कहा जाता है। तो इस सी पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है, भारत का पूर्ण अधिकार होता है यहाँ पर, ठीक है। कितना होता है? टेरिटोरियल सी पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। यहाँ पर जितने भी जो भी यहाँ पर खनिज पाए जाएंगे, जो भी यहाँ पर राइट्स होंगे, सारे इंडियन गवर्नमेंट के चलेंगे। इसके बाद 12 किलोमीटर के बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील या प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील, यानी टोटल 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र होता है। क्या होता है? संलग्न क्षेत्र। इसको यहाँ से लेकर के 24 नॉटिकल मील तक कितना होता है? संलग्न क्षेत्र होता है, जिसको हम कॉन्टिग्युअस जोन बोलते हैं। ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार के राजकोषीय राइट होते हैं, फाइनेंशियल राइट होते हैं। सीमा शुल्क यहाँ से हम 12 नॉटिकल 24 मील तक में सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित, ये सारे राइट उस देश के होते हैं। भारत के अलावा जो भी देश हैं, यही रूल सब जगह लागू होता है। इसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन होता है, जहां पर भारत के खनिज संपदा, सागरीय जल, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण को लेकर के, वैज्ञानिक अनुसंधानों को लेकर के, और यदि भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ती है तो नए द्वीपों का निर्माण को लेकर के भी अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक भारत का अधिकार होता है। तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहां पर भारत के सभी प्रकार के आर्थिक राइट होते हैं, इकोनॉमिक राइट होते हैं, वैज्ञानिक राइट होते हैं, अनुसंधान संबंधी राइट होते हैं। इन सभी को लेकर के यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। तो भारत का विस्तार यहाँ की आधार रेखा से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आधार रेखा खींची जाती है जो भारत के तटों को मिलाती है बराबर, और आधार रेखा के अंदर के जल को आंतरिक जल कहा जाता है। इससे 12 किलोमीटर दूर प्रादेशिक जल होता है, जिसको हम भारत का टेरिटोरियल सी कहते हैं, जिसमें भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। इसके 12 किलोमीटर आगे यानी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील आपका संलग्न क्षेत्र होता है, अभिछन्न मंडल होता है, और 200 नॉटिकल मील तक आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। तो ये भारत का विस्तार है, समुद्री विस्तार है। ये विस्तार सभी देशों का एक जैसा ही होता है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद खुला समुद्र होता है। सभी देशों का उसमें सभी देशों का समान अधिकार होता है, वहाँ पे किसी भी देश के शिप अपना घूम सकते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियम यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी को लेकर के अनक्लॉज बनाया गया है। इसी लॉ पर ही पूरा देश चलता है, इसी लॉ पर ही पूरे देश को में भारत के तटीय प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न बंदरगाह होते हैं, और उन बंदरगाहों में बहुत सारे बंदरगाह ऐसे होते हैं जो कि कृत्रिम होते हैं, और बहुत सारे बंदरगाह ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं। ऐसी ही तटों की भी स्थिति है। बहुत सारे ऐसे बीच हैं जिन बीच का निर्माण समुद्र के द्वारा किया जाता है, और बहुत सारे बीच ऐसे हैं जिनको प्राकृतिक तौर पे भी बनाया गया है। अभी जो हम खड़े हुए हैं मालाबार तट पे, ये एक प्राकृतिक बीच है जो कि समुद्र ने खुद बनाया है। तो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पे है। साथ ही किसी भी देश की तट रेखा, जैसे कि भारत की तट रेखा भारत को प्रायद्वीपीय स्थिति प्रदान करती है, और साथ ही भारत को एक उप महाद्वीप का दर्जा भी दिलाती है। भारत को एक उप महाद्वीप के तौर पे भी देखा जाता है। साथ ही यहाँ पर जितने बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो ये भारत के लिए वरदान है, हमारे देश के लिए ये एक पहचान है। तो समुद्र तटीय राज्य जो हैं भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण कारक के तौर पे हम देख सकते हैं। साथ ही आपको पता होगा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण से पूरे भारत का एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारत की इकोनॉमी का आधार है। यहाँ पे जो विशेष परिस्थिति है, भारत की लोकेशन है, भौगोलिक अवस्थिति है, विषुवत रेखा के पास भारत अवस्थित है, और इस अवस्थिति के कारण से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है हिंद महासागर में, उससे भारत पूरी तरीके से हरा भरा हो जाता है। इस पश्चिमी घाट में बहुत वर्षा होती है, 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा। साथ ही जो आपकी उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, मेघालय का पठार है, इन सभी क्षेत्रों पर भी बहुत सारे बड़े स्तर पे दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रभाव पड़ता है। हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत में भी इसी के कारण से व्यापक स्तर पे हमें
चीज़ें उपलब्ध हो पाती हैं। तो ये आपका पश्चिमी घाट क्षेत्र है और पश्चिमी घाट क्षेत्र के पश्चिम में ही ये पूरा का पूरा तटवर्ती मैदान है। इस तटवर्ती मैदान पे बहुत सारे जो है आपके बहुत सारी खेती होती हैं, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ पर उपस्थिति होती है। तो यदि आप भारत के मैदान की बात करें तो जो कच्छ से लेकर के स्वर्ण रेखा नदी तक है, ये पूरा मैदानी क्षेत्र है जो कि तट से लगा हुआ, समुद्र तट से लगा हुआ है। 6000 किलोमीटर की दूरी है इस पूरे तटीय मैदान की। और ये मैदान जो है नदियों द्वारा निर्मित किए गए अवसादों से बना है और समुद्र के द्वारा यहाँ पर रेतीले मैदान के तौर पे भी है, तटवर्ती क्षेत्र के तौर पे है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं जो जिसमें से कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में जल गिराती हैं। ये आपके सामने अरब सागर है, यहाँ से कुछ दूर ही एर्नाकुलम है, एर्नाकुलम के पास ही वहाँ पर पेरियार नदी अपना जल गिराती है ना। उसके आगे ही वहाँ पर एक तट है, उसी तट के पास पेरियार नदी जल गिराती है। केरल में एक और नदी है भरतपूजा नदी, और इसके अलावा अन्य बहुत सारी नदियाँ हैं। गोवा में मांडवी जो आपकी मांडवी नदी है, जुआरी नदी है, कर्नाटक में भी बहुत सारी नदियाँ हैं आपकी। इसके बाद जो है आपकी गंगा बेली है, जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ हैं, महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई। तो इन नदियों के द्वारा विशाल मात्रा में अवसादों को ला करके इस तटीय क्षेत्र पर विशाल मैदानों का निर्माण किया गया है। ये मैदान सकरे तो हैं लेकिन 6 किलोमीटर तक लंबे हैं। कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक पूरा प्रायद्वीपीय भारत का समुद्र से लगा हुआ हिस्सा मैदान ही है, जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूरब में अवस्थित है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट भी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसके बारे में डिटेल में हम अन्ना मुडी वाले भारत दर्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे मैदान हैं। आप इन मैदानों के अंतर्गत हम देखें तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है और पूर्वी तटवर्ती मैदान है। और इन तटवर्ती मैदानों की बात करें तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान जिसमें हम लोग खड़े हैं, ये आपका कच्छ से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। आपका सकरा मैदान है, क्योंकि नदियों के जो एस्चुरी हैं, अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं ये सभी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का, क्योंकि इसका ढाल बहुत तीव्र है और ढाल बहुत तीव्र होने के कारण से नदियां अवसाद नहीं बना पाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। यहाँ पे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि अवसाद रुकते ही नहीं हैं। सारे अवसाद अरब सागर में चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्लोप है यहाँ पे, या बहुत ही स्लिपरी है। तो यहाँ पे ढाल बहुत ज़्यादा होने के कारण से नदियों के द्वारा यहाँ पर ज्वार नदमुख बनाए जाते हैं, एस्चुरी बनाए जाते हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे महानदी हो, चाहे कृष्णा हो, कावेरी हो, सारी नदियों के द्वारा, गोदावरी हो, डेल्टा का निर्माण किया जाता है। क्योंकि पूर्वी घाट बहुत ही आपका ढाल बहुत कम है, अवसाद आकर के एक जगह पे जमा हो जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर नदियों के द्वारा तटवर्ती मैदानों का निर्माण किया जाता है। इनमें से जो ज्वार नदमुख होते हैं, जो नदमुखों के कारण से नदी का छोटा मार्ग होता है, नदी की उच्च गति होती है, कठोर चट्टानों वाला तल है यहाँ पर, और ज्वारीय गतिविधियाँ होती हैं जिससे यहाँ पे ज्वार नदमुख बनते हैं। यदि हम पूर्वी तटवर्ती मैदान, पश्चिमी तटवर्ती मैदान की बात करें तो लगभग 50 से 100 किलोमीटर चौड़ा मैदान है ये, और इसकी औसत चौड़ाई लगभग 64 किलोमीटर के आसपास है। ये बहुत कटा फटा है और इस कारण से अनेक बंदरगाह यहाँ पर अवस्थित हैं। यहाँ पर पश्चिमी तटवर्ती मैदान पे आपका मुंबई हो गया, मंगलुरु हो गया, कोच्चि हो गया, ये सारे आपके तटवर्ती मैदान हैं। और साथ ही यदि आप इसका विभाजन करें इस मैदान का, तो कच्छ का मैदान अलग है, काठियावाड़ का मैदान अलग है, गुजरात का मैदान अलग है, कोंकण का मैदान अलग है, कन्नड़ का मैदान अलग है और मालाबार मैदान अलग है। अलग अलग मैदान हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। कच्छ का मैदान सिंधु नदी के द्वारा बनाए गए अवसादों से बना है, चौड़ा और समतल मैदान है। ज्वारी गतिविधियाँ कच्छ में ज़्यादा होता है क्योंकि कच्छ में खाड़ी वाला क्षेत्र है आपका। फिर काठियावाड़ का मैदान जो है ये भी आपका मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों से बना है। गुजरात के जितने भी मैदान हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं गुजरात में, माही नदी है, साबरमती है, नर्मदा है, ताप्ती है। इन नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उनसे आपके गुजरात के मैदान बने हैं। कोंकण का मैदान आपका महाराष्ट्र और गोवा वाले क्षेत्र में है। ये सकरा और पथरीला मैदान है, ऊबड़ खाबड़ मैदान है। यहाँ पर बहुत सारे आम, नारियल, काजू आदि की खेती भी होती है।
इसके अलावा आपका जो कोंकण मैदान है वहाँ पर मानसून की वर्षा भी लगातार इस क्षेत्र में हो करके ये पूरा का पूरा केरल वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक स्थानीय पवन भी बहती है जिसको हम आम्र वर्षा कहते हैं। मानसून से पहले यहाँ पे एक विशेष प्रकार की वर्षा आती है जिसको आम्र वर्षा कहते हैं, जो आम की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत सारी लोकल विंड्स होती हैं प्रतिदिन। यहाँ पर आप देखेंगे दिन के समय मैदानी, जो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, सूरज चूँकि 12 बजे जो है यहाँ पे रेतीला क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र पूरा गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनता है और समुद्र में हाई प्रेशर जोन बनता है। तो दिन में जितनी भी पवनें होती हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ बहती हैं। रात में स्थिति जस्ट विपरीत हो जाती है, क्योंकि रात में ये स्थलीय क्षेत्र बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है और समुद्र थोड़ा गर्म रहता है अपेक्षाकृत स्थल से। तो समुद्र में लो प्रेशर जोन बनता है और यहाँ पे आपका हाई प्रेशर जोन बनता है। तो रात के समय पे जो पवनें चलती हैं समुद्र क्षेत्र में वो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जिसको हम समुद्री समीर कहते हैं। और दिन के समय अभी जो पवनें चल रही हैं ये समुद्र से स्थल की तरफ चल रही हैं, तो इसको स्थलीय समीर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर लोकल विंड्स भी बहती रहती हैं समय के साथ साथ, और ये विभिन्न प्रकार के विभिन्न समयों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। तो यहाँ पर आम्र वर्षा आम की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद ये मालाबार तट है। मालाबार तट में लैगून झीलें पाई जाती हैं, कयाल जिन्हें बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे बेम्बनाद, अष्टमुड़ी, पुन्नामादा, ये बहुत सारी यहाँ पे पुन्नामादा में ही आपकी बल्लम कल्ली नौका दौड़ होती है। आप लोग केरल में देखते होंगे कई बार नौका दौड़ यहाँ पे बहुत फेमस है। तो वो पुन्नामादा जो झील है उसके ऊपर जो है नौका दौड़ होती है आमतौर पे। इसी प्रकार से पूर्वी तटवर्ती मैदान है जो कि स्वर्ण रेखा से लेकर कन्याकुमारी तक आपका विस्तृत है आपका। तो ये मैदान चौड़े होते हैं और यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। लगभग इनकी चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर है। तो जो आपके पश्चिमी तटवर्ती मैदान है वो 50 से 100 किलोमीटर चौड़े, और जो पूर्वी तटवर्ती मैदान है वो ज़्यादा चौड़े होते हैं क्योंकि डेल्टा का निर्माण होता है। 100 से 150 किलोमीटर चौड़े हैं जो आपके पूर्वी तटवर्ती मैदान हैं। तो ये इसे अलग अलग इनके नाम हैं, जैसे उत्तरी सरकाट जो मैदान है वो आपका स्वर्ण रेखा से लेकर कृष्णा नदी तक अवस्थित है। कोरोमंडल तट में कोरोमंडल मैदान है। उत्कल का मैदान है, तो उत्कल का मैदान उड़ीसा में अवस्थित है, महानदी द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ पर चिल्का झील अवस्थित है, आपकी लैगून झील है, लवणीय झील है। समुद्र में आपको पता है कि समुद्र का जल पेय योग्य नहीं होता क्योंकि ये इसमें लवण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, NaCl बहुत ज़्यादा पाया जाता है, नमकीन जल होता है, तो ये पीने योग्य नहीं होता है। तो चिल्का जो है भारत की एक आर्द्र भूमि क्षेत्र भी है, रामसर सूची में सम्मिलित है आपकी। इसके बाद आंध्र प्रदेश के मैदान गोदावरी और कृष्णा नदी द्वारा जमा किए गए औषधों से बनाए जाते हैं। इसमें मीठे जल की एक झील है, कोलेरू झील जिसे कहते हैं, वो भी आपकी अवस्थित है। इसके बाद जो आपके पुलिकट झील भी अवस्थित है आपकी आंध्र के मैदान पे, लैगून झील है, और श्रीहरिकोटा द्वीप यहाँ पर अवस्थित है जिसमें सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो का यहाँ पर लॉन्चिंग पैड भी है। साथ ही तमिलनाडु के मैदान हैं आपके, और तमिलनाडु के मैदान कावेरी के द्वारा विकसित किए गए हैं, और कावेरी नदी के डेल्टा में चावल की खेती बड़े स्तर पर की जाती है, और इसीलिए इस मैदान को दक्षिण भारत के खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। तो पश्चिम तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान ये व्यापक स्तर पर विस्तृत हैं, और इन मैदानों में विभिन्न प्रकार की खेती होती है। मालाबार क्षेत्र में जैसा कि मैंने आपको बताया रबड़ की खेती, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मसालों की खेती, क्योंकि ये 0 डिग्री के पास है, 8 डिग्री 4 मिनट के बाद जो है अवस्थित हो जाता है भारत का मेन लैंड। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है दिन में, शाम को तो समुद्र तटीय जलवायु है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से यहाँ पर जो ऐसी जलवायु दशाएँ पाई जाती हैं जो कि मसाले की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। तो यहाँ पर कार्डमम से लेकर के जो है विभिन्न प्रकार की यहाँ पर स्पाइसेस मसाले पाए जाते हैं, और ये क्षेत्र हमेशा से पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। जब यूरोपीय आए उससे पहले जब संगम काल था तो रोमन साम्राज्य के साथ यहाँ पर व्यापक वाणिज्यिक संबंध थे, क्योंकि मसालों की खेती, काली मिर्च की खेती बड़े स्तर पर यहाँ पर होती थी। इसके बाद जो है तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे नारियल के बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, नारियल है। इसके अलावा अन्य जो है बहुत सारे तटवर्ती खेती के क्षेत्र, यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और आपका आंध्रा तट हो गया, आंध्रा तट के बाद उत्कल तट, और जो सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे भी चावल की खेती व्यापक स्तर पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम
देखते हैं कि भारत के जो ये तटवर्ती मैदान है भारत के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं, बंदरगाहों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, साथ ही मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त हैं। चाय की खेती के लिए, चाय, कहवा, कोको, इनकी खेती के लिए भी ये क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर जलवायु की आदर्श दशाएँ पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये तटवर्ती क्षेत्र भारत के अर्थव्यवस्था के लिए प्राण वायु की तरह हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। ये अरब सागर भारत की पहचान है और जिस तरीके से अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी ने भारत को प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप बना दिया और भारत के व्यापार को एक गति प्रदान की, इसलिए भारत के लिए तटवर्ती क्षेत्र, तटीय मैदान, तटवर्ती क्षेत्र खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई में जैसा कि आप जानते हैं कि व्यापक पेट्रोलियम है और ये समुद्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अथाह समुद्र, अथाह यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सी फूड्स पाए जाते हैं। मछली उत्पादन क्षेत्र के तौर पे क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खनिज संपदाएं जो हैं जमींदोज़ हैं। महाद्वीपीय मग्न तट पर विभिन्न खनिज पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। इन सभी के लिए पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा इनरिच्ड है और अभी आने वाले समय पे अपार संभावनाएं यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर, साइंस एंड टेक को लेकर के। तो ये भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के बारे में एक विस्तृत जानकारी आप सभी को यहाँ पर दी गई। किसी भी समुद्र, नदी या तालाब के किनारे स्थित स्थलीय भाग को तट कहा जाता है, जबकि वह रेखा जो किसी स्थल को या समुद्र को, दोनों को आपस में अलग करे, इसे तट रेखा कहा जाता है। तो तट रेखा स्थल और समुद्र के बीच में एक सीमा का निर्माण करती है। तो तट रेखा आपकी जब जल राशि को स्थल भाग से अलग करे, ये आपकी तट रेखा है, और जब किसी भी जल राशि के किनारे स्थित स्थल भाग जो है उसका तट है, चाहे वो नदी हो चाहे तालाब हो। तो समुद्र के द्वारा, महासागरों के द्वारा अपने तटों का निर्माण खुद किया जाता है प्राकृतिक तौर पे। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, ये प्राकृतिक बीच है, लेकिन इनको कृत्रिम भी बनाया जाता है। कई जगहों पे कृत्रिम बंदरगाह भी होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह भी होते हैं। तो तट प्राकृतिक तौर पे समुद्र खुद बनाता है, या फिर इसी को बीच कहते हैं हम लोग, पुलिन कहते हैं, और या फिर इसको कृत्रिम तौर पे भी बनाए जाते हैं। तो आज भारत दर्शन के इस अंक के माध्यम से मालाबार तट से हमने भारत के सभी तटीय राज्यों के तटों के नाम समझे, भारत का समुद्री विस्तार समझने का प्रयास किया कि भारत 200 नॉटिकल मील तक है आपका, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद जो है खुला समुद्र होता है, जो सबके लिए होता है और हर देश के लिए ये नियम लागू होता है, सभी देशों में यही नियम चलता है। तो भारत दर्शन के इस अंक में हमने बहुत विस्तार से भारत के सभी तटीय राज्यों के तटों के बारे में समझा, तटीय मैदानों के बारे में हमने विस्तार से समझा, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, और साथ ही हमने जो है भारत के सभी राज्यों की तट रेखा कितनी लंबी है, भारत में टोटल तट रेखा कितनी है, इन सब के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास किया है। तो आप सभी को मैंने आज के अंक में काफ़ी सारे टॉपिक समझाए हैं। साथ ही देखिए आपके जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमन द्वीप जो तट रेखा से जुड़े हुए हैं, दमन द्वीप जो कि जिसके साथ सिलवासा भी, अब दादरा नगर हवेली भी जुड़ गया है। साथ ही आपका लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, और साथ में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी तट रेखा है, सबसे लंबी तट सीमा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर की तट रेखा साझा करता है। तो अंडमान केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और गुजरात राज्यों में सबसे ज़्यादा है। तो भारत दर्शन के इस अंक के माध्यम से आप सभी ने विस्तार से विषय वस्तु को डिटेल से समझा। मेरा प्रयास था कि जो आपके विषय वस्तु है और भारत दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे पाठ्यक्रम को इसी तरीके से व्यवहारिक धरातल में आपको पढ़ाते रहेंगे। आप सभी निश्चित तौर पर आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आपको कितना आपको ये जो है अरब सागर को देख करके या मालाबार तट से जो भी आपने इस चीज़ को समझा हो, उसको अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। साथ ही सभी तक इसको साझा करिए, सभी तक इसे पहुंचाइए। हम भारत दर्शन की इस कड़ी को निरंतर रखेंगे, आप तक लगातार आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए विषय वस्तु को व्यवहारिक धरातल पर आपको लेकर के आते रहेंगे और निरंतरता के साथ ये क्रम चलता रहेगा। बस आप सभी का सहयोग इसी तरीके से बना रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।